जम्मू कश्मीर की सियासत में आज एक बार फिर से सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। उमर अब्दुल्ला ने राम माधव के उस बयान पर करारा जवाब दिया जिस पर राम माधव ने ये कहा था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि 370 के बाद जो है आतंकवाद जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर उन्हें अभी लगता है कि वो आतंकवाद अभी भी ज़िंदा है तो और वो प्रचार कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में फेल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज कश्मीर से चुनावी डायरी में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में बताएंगे कि आज दिन भर क्या होता रहा। दरअसल आज तारीख है 5 सितंबर। आज का दिन आखिरी दिन था जब सेकंड फेज ऑफ चुनावों के लिए नॉमिनेशन भरे जाने थे। आज दिन भर जो हैं वो नॉमिनेशंस अलग अलग पार्टी अपने नुमाइंदों का करती रहीं। खुद उमर अब्दुल्ला ने आज दूसरी सीट से, बडगाम सीट से जो है वो पर्चा भरा। कल उन्होंने गांदरबल से पर्चा भरा था, आज उन्होंने बडगाम से पर्चा जो है वो भरा। उमर अब्दुल्ला जो हैं शायद पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं, अभी तक जितनी भी सीट्स पर चुनाव होंगे लगभग 50 के आसपास जो सीट्स हैं उनमें नॉमिनेशंस भरे जा चुके हैं। पहले फ़ेज़ के 24 और सेकंड फेज़ के 26। उमर अब्दुल्ला पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो दोनों 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इसके ऊपर भी एक अपनी दिलचस्प कहानी है। दरअसल जो राजनीति फॉलो करते हैं उन लोगों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला एक करारी हार जो है लोकसभा में झेल चुके हैं। इंजीनियर रशीद से वो 3 लाख ज़्यादा वोटों से जो थे वो हारे थे। यही वजह है कि अब वो चांस नहीं लेना चाहते। उन्होंने 2 सीट्स गांदरबल से भी अब पर्चा भरा है और साथ में बडगाम से भी पर्चा भरा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एक जो मिलिटेंट है जो अभी भी जेल में बंद है, जिसके ऊपर संगीन से संगीन आरोप हैं, पीएसए के तहत वो जो है वो बंद है, नाम है उसका सर्जन बरकती। बताया जा रहा है कि उसने दोनों जगह यानी गांदरबल और बडगाम दोनों से पर्चा भरा है। उसके जो बच्चे थे वो पर्चा भरने गए थे और ये लड़ाई जो है एक बार दिलचस्प इसलिए हो गई है कि एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला वर्सेस सेपरेटिस्ट की ये जो लड़ाई है उभर कर सामने आ रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि जो सर्जन बरकती ने दोबारा से पर्चा भरा है वो उनका पर्चा जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने शोपियां में भी जो है अपना पर्चा भरा था, लेकिन उनका पर्चा जो है टेक्निकल कारण जो है डिक्लेरेशन ना देने के लिए जो पर्चा है वो खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस बार उन्होंने 2 जगह से पर्चा जो है वो भरा है। सर्जन बरकती के ऊपर आरोप था जब 2016 में बुरहान वानी की डेथ हुई थी तो जो नौजवानों को इंस्टिगेट करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए उन्होंने भड़काया था, ये उनके ऊपर आरोप हैं। यही वजह है कि वो फ़िलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन अब ये जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वो दिलचस्प इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ खुद सर्जन बरकती जो हैं वो उतरे हैं। हाँ, नाम बताएं सर। मोहम्मद शफी वागिया सनाप अब्दुल्रज़ाक वागिया विची कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला है। आप सर्जन बरकती के छोटे भाई? नहीं, बड़ा भाई है। हाँ, बड़ा भाई। तो अभी उनका एक बार तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया, क्या आज वो दोबारा भर रहे हैं? हाँ जी सर, हम सब लोगों को पता है। हम ये विची कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म भर दिया, उन्होंने किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। अब हमने दोबारा कोशिश किया, उधर गांदरबल से ब्यूरो से दोबारा भरने, आज ही भरना है। दोनों जगह है। उम्मीद है पूरा है वो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ से उमर अब्दुल्ला खड़े हो रहे हैं वहीं से क्यों भरा फॉर्म? मतलब कुछ इसके पीछे सोच थी? आप बता दें कि क्या वजह रही इसके पीछे? नहीं, ऐसी कोई तो मेन वजह नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में हक है सबको पार्टिसिपेट करने का। तो हमने सोचा क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और जो हमारे अपने जो हमारे साथ वाबस्ते हैं, जिनके साथ हमारी हमदर्दी है, हमने उन लोगों ने भी हमको मशवरा दे दिया है क्योंकि आपका फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो गया है तो वहाँ पर ही भर लेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि बाकी के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी इन चुनावों में कुछ हद तक
बड़ा है। मैं आपको बता दूं वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि जहां तक जम्मू कश्मीर असेंबली का सवाल है वो हमेशा से मेल डोमिनेंट रही है। 1972 से लेकर चाहे 1977 हो, 1983 हो, 2002 तक आते आते जो विमेन का यानी औरतों का प्रतिशत था वो लगभग 8% के आसपास हो गया था। 2011 में पंचेस और सरपंचेस को लेकर एक लॉ लाया गया था, यानी मैंडेट जो है वो किया गया था कि आपको 1/3 सीट जो है वो औरतों को देनी ही होंगी। तो तब 2011 में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं वो सामने आई थी और उन्होंने पर्चे भरे थे। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार जो है कश्मीरी पंडित एक महिला हैं जो एक इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हैं। उनका नाम है डेजी रानी। वो जो हैं वो उन्होंने भी अपना जो पर्चा है वो भरा है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एक पार्टी यानी आरपीआई के तहत उन्होंने जो है वो ये पर्चा भरा है। हम आपको इसमें उनसे मिलवाएंगे भी, उनसे रूबरू भी करवाएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों फैसला लिया। वो एक कश्मीरी पंडित है, काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रही थी लेकिन यहाँ पर सामाजिक काम करती थी, लेकिन अब उन्होंने मन बनाया कि वो आरपीआई से चुनाव जो हैं वो लड़ेंगी। तो हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे और साथ में हबा कदल की पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 5 कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस बार हबा कदल से उतर रहे हैं। वहाँ पर हालांकि पूरे कश्मीर घाटी में लगभग 1.25 लाख ही कश्मीरी पंडित का जो है वो वोट है, उसमें से सबसे ज़्यादा हबा कदल में है, लेकिन 4 से 5 कश्मीरी पंडित वहाँ पर चुनावी जंग में उतर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से भी उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक भट्ट को वहाँ से उतारा है, अलग अलग पार्टी से उतर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि उनका वोट भी कहीं ना कहीं बट जाएगा। तो ये एक दिलचस्प कहानी होगी देखने वाली हबा कदल की भी, और साथ में ये महिला से जो हैं हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात निकल कर सामने आ रही है, जो एक सिक्योरिटी को लेकर तू मैं हो रही है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर में तरुण चुग, उनका ये कहना है कि ओमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी को अपने इटालियन चश्मे उतार कर देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो कैसे बेहतर हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो खुद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं 2 दिन के दौरे के लिए। माना जा रहा है कि 6 सितंबर को जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो है उसका ऐलान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि जो उसने रोड मैप लेकर चली थी, ये विपक्ष का कहना है कि उसका कुछ असर जो है वो ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। तो इस मैनिफेस्टो में उनके मिशन कश्मीर को लेकर क्या योजनाएं हैं, कैसे वो रोज़गार और नौजवानों के बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर क्या उनकी योजनाएं हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो कल वो मैनिफेस्टो को अपना रिलीज़ करेंगे। साथ में सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो हैं चुनावी प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरजमीं पर उतर रहे हैं। ये उनका दौरा तब आ रहा है जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई जो है वो छिड़ी हुई है टिकटों को लेकर। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी भी 3 रैलियां होंगी, 2 जम्मू में होंगी और 1 कश्मीर घाटी में होगी, एक उनकी डोडा में होगी। डोडा ये वो क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा कारणों को लेकर कई सवाल, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर। तो डोडा में उनकी जो है एक रैली होगी। वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ के आवाम से किन मुद्दों को लेकर जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों में एक डर जो है वो बैठ गया है। ये डर बैठ गया है कि जो आतंकी हैं वो आते हैं, वारदात करते हैं और फिर अपर रीचेस में चले जाते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री का क्या रुख रहेगा जम्मू कश्मीर को लेकर, मिशन कश्मीर को लेकर, वो कैसे आवाम के साथ जुड़ते हैं, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं
उस फीमेल टाइगर से, यानी कश्मीरी पंडित महिला से, जिसने इस बार अकेली कश्मीरी पंडित महिला हैं जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं। और आपको साथ में हवा कदल भी ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर झेलम के किनारे जो मंदिर बना हुआ है वहाँ से नज़ारे। हमारे साथ अकेली जो शेर कहें कश्मीरी पंडित महिला हैं डेजी रैना, जो इस बार चुनावों में हिस्सा ले रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैम, आप कौन से इलाके से कर रही हैं और इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि अब पहली बार, क्योंकि कश्मीरी पंडित में से शायद आप अकेली महिला कैंडिडेट हैं? जी जी जी, जी। हाँ। हिम्मत बचपन से ही थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ बचपन से ही थी। और ये सोशल एक्टिविस्ट मैं दिल्ली में ही थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं, वहीं पे ये काम करती थी। लेकिन विचार आया कि कश्मीर वापस जाऊँ अपने बर्थ प्लेस पर। वो शुरू से ही था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर में, बेटी थी, तो वो उसकी शादी करके मैंने सोचा कि मैं कश्मीर जाऊंगी और यहाँ आ गई। अब यहाँ पे 2020 से यहाँ पे काम कर रही हूँ। 2020 से काम कर रहे। 2020 तो जो सीट आपने चुनी राजपुरा, वो क्यों चुनी? मतलब मैं पुलवामा में ही काम करती थी, वहाँ पे एज ए सरपंच वहाँ पे थी मैं, वहाँ पे पुलवामा में। तो लास्ट अवर्स में मेरा ये हुआ कि कश्मीरी यूथ ने कहा कि मैडम आप यहाँ पे हो, क्योंकि मुझे दिल्ली में कुछ काम था, मैं दिल्ली में गई थी। उन्होंने कहा मैडम आप वहाँ बैठ गए, फॉर्म फिल करो। मैं कहा किस चीज़ का? कह रहे हमने पहले भी बोला एमपी का, तो फिर हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? ये मुझे यूथ ने बोला। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। कह रहे आपने तो पार्टी कब की ज्वाइन की है? आरपीआई, तो आप उसमें जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने 21 को सर को फ़ोन किया, सर मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, मैं दिल्ली में हूँ। तो उन्होंने उस दिन मैंने ये बात छेड़ी, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फिर बुलाया 22 को। तो लास्ट मोमेंट पे हो गया फिर, तो नहीं तो और भी यहाँ पे आ जाते। लेकिन कश्मीरी महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, महिलाओं के खासकर? क्योंकि कश्मीरियों ने बहुत दुख देखा है, खास करके कश्मीरी महिलाओं ने। जी, कश्मीरी महिला, आप पंडित लोग की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोकल सब की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल नहीं, ओवरऑल कश्मीरी पंडित या मुस्लिम की बात मैं कर रही हूँ। क्या है कि यहाँ पे इतना अवेयर करना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को, कि अभी मुझे लग रहा है कश्मीर में बैकवर्डनेस है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली में 30 साल से रह रही हूँ। जो होना चाहिए था, क्योंकि लेडीज़ हर जगह काम करती है, हर ऑफिस में तो लेडीज़ होती ही है, हर जगह काम करती है लेडीज़। लेकिन ये चीज़ है कि हमें कैमरा के सामने नहीं आना, हमें फेसबुक पे फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ है। ये इसका मतलब, इसको तो मैं बैकवर्डनेस ही कहूँगी। अगर हम ऑफिस में काम करते, हर जगह काम करते, तो हमें क्यों फ़ोटो से इतना खौफ है? कल मेरे साथ एक लेडी थी, मैडम मुझे कैमरा में नहीं लाना। तो जहाँ पे मीटिंग्स होती है, मैडम मुझे कैमरा में नहीं लाना। तो मैंने कहा ये तो वही बात कर रहे हो। कहाँ आप 1990 के दशक में कहाँ थी? 90 में तो मैं यहीं से निकली हूँ ना। हम जब 19 जनवरी में श्रीनगर में ही थी, हवा कदल में थी, जब रात को वो हुआ था। मतलब वो हर गली पे आग लगी थी, हर गली पे हम कहाँ जाते। तो फिर उस टाइम नेक्स्ट डे हम निकले उस तचवन कुटुकल से हम करण नगर गए। करण नगर में मेरी मामी थी, वहाँ पे वो हॉस्पिटल में जॉब करती थी। हम 3 दिन वहाँ रुके। तो 23 जनवरी को हम यहाँ से जम्मू निकले। जम्मू में हम फिर एक लॉज में रहे, रघुनाथ बाजार में। तो लॉज में रह के फिर धीरे धीरे मकान बन गया। फिर वहाँ फिर मेरी मम्मी को तो आप कितने साल वहाँ पे रही? कहाँ पे? जम्मू में। हाँ। तो मैं तो बस 92 तक रही वहाँ पे। अच्छा। तो फिर 92 में मेरी शादी हुई नवंबर में, फिर दिल्ली, तब से दिल्ली में ही आप तब से रह रही हैं। और यहाँ पर जो आपका जो वोट है राजपुरा में, थोड़ा बताइए कितना कश्मीरी पंडितों का वोट है? कश्मीरी पंडितों के 4000 वोट है यहाँ। तो टोटल वोट कितना है? टोटल 1,08,000 है, समथिंग 1 लाख अबव है। तो लेकिन कश्मीरी पंडित का 4000 है। तो वहाँ पे ये है कि लोगों का जो है, मैं पहले जाती थी राजपुरा ऊपर मुझे लोग, क्योंकि पुलवामा में काम अच्छा किया हो, मैं ये नहीं कहती, क्या पता लोग कहेंगे, लेकिन राजपुरा के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैडम यहाँ पे ये काम है तो ये काम कर लीजिए। वहाँ जबकि वहाँ पे डीडीसी वगैरह थे, लेकिन मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा उनको पानी नहीं था। मतलब पानी तो मेन चीज़ है, पानी वहाँ नहीं था। तो मैंने देखा, मैंने वहाँ पर सारे ये थे, मीडिया वगैरह थे, तो मैंने उनको देखा कि मैंने कहा क्या है? कह रहे, मैंने कहा घर घर नल का, हर घर नल का तो लगा हुआ है। मैंने जब लगाया पुलवामा में, आप तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हो, आपके पास तो पानी ही नहीं है, आप क्या करोगे बर्फ़ में? पानी, ट्यूबवेल भी नहीं था। तो फिर मैंने उसी टाइम तो उसको किया, एक्जन को फ़ोन। मैंने कहा सर यहाँ पानी ही नहीं है, ये क्या पियेंगे? इनके पास ट्यूबवेल भी नहीं है। तो सर ने विदिन 24 आवर्स वहाँ पे जो चाड़ शरीफ को एक पाइप जाती थी, मैंने कहा सर गरीबों के लिए ये पाइप है और आप वहाँ कर दीजिए, यहाँ एक पाइप डाल दीजिए ऊपर। विदिन 24 आवर्स वहाँ का रिस्टोर हो गया पानी। उसके बाद सर ने मेरी बात मतलब सुनते हुए उनके पास कुछ पैसे रखे, शायद 18 लाख है समथिंग, तो वो भी डीसी ऑफिस में है फाइल, तो उनको वो सैंक्शन हो गया। वो लोग मुझे ना बहुत मानते थे, छोटी छोटी चीज़ें, बिजली बिल मेरे पास लेके आते थे। यहाँ पापुर में मेरा है, वहीं पे रहती हूँ मैं। तो
तो वहाँ आके तो तब से वो मुझे मानने लगे, अरे हमारी मैडम मैडम आप ही आ जाओ ना राजपुरा। वो मुझे कहते पुलवामा में हो, आप राजपुरा होनी चाहिए थी। तो अब पुलवामा के लड़कों को मैंने बोला मैं जाऊँ राजपुरा, कहा नहीं जाओ मैडम, हमें क्या, आप आओ, हमारा साथ वहाँ पे भी है। शुक्रिया। झेलम के आसपास बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। अभी हम भी एक प्राचीन मंदिर में हैं। हमारे साथ क्या नाम है? पुरशार मंदिर। और हमारे साथ वहाँ के पुजारी जी हैं बबलू जी भट्ट। सर, आप यहाँ से काफ़ी समय से हैं, मतलब लगभग 2 दशक हो गए हैं। तो 2 दशकों में कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला। पिछला और अब का समय के बारे में अगर आप तुलना करो तो क्या कहोगे? देखो, 90 तक यहाँ इतना अच्छा माहौल था कि बहुत अच्छा प्रेम था आपस में, और वो प्रेम अभी भी है। देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ की 5 उंगलियाँ ये बराबर नहीं है। 90 में एक तूफान आया, वो कश्मीरी पंडित के लिए पहले आया, उसके बाद यहाँ के कुछ लोकलों के लिए भी आया। उसमें यहाँ के भी कुछ मारदाड़ हो गया, और कश्मीरी पंडित भी उस टाइम उस लपेटे में आए उस टाइम। तो उस टाइम कश्मीरी पंडितों को फिर 90 में पलायन करना पड़ा। कोई जम्मू गया, कोई कहीं गया, बहुत जगह पर भागना पड़ा जान बचाने के लिए। तो 90 के बाद अभी 2002 के बाद थोड़ी सी नॉर्मल से आ गई। तो अब ये नॉर्मल से करीबन 2019 के बाद मतलब अच्छाई में बदल गई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ के जितने भी मोहम्मदन हैं, सरदार हैं, पंडित हैं, कि मतलब इनमें से हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे खराब हैं, सारे बुरे हैं। नहीं, कुछ परसेंट हमारे में भी हैं, कुछ परसेंट ऐसे भी आए कि उनको किसने बहकाया, क्यों कर दिया उन्होंने उस टाइम वो। तो जिस टाइम से हमने सब कुछ यहाँ खोना पड़ा। यहाँ पे इस बार जैसे हबा कदल में हैं हम अभी इस वक्त, हबा कदल में इस बार काफ़ी कश्मीरी पंडित खड़े हो रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से। आपको क्या ये लगता है कि अच्छी बात है या फिर विभाजन हो जाएगा वोट का? एक खेल है, इलेक्शन एक खेल है। अभी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन से पहले जब 1987 में राजू और फारूक साहब का अकार्ड हो गया, उसके बाद 89 से यहाँ पर हालात बिगड़ने लगे। तो फारूक साहब को भागना पड़ा लंदन, वो भाग गया लंदन में। अभी जो ये इलेक्शन है, अब इसमें उन्होंने बोला है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित मुझे लग रहा है कि मतलब एक खिलौना है, जिसके हाथ में लग रहा है वो खेल रहे हैं। अभी पिछली अगर हम देखेंगे 10 साल में हमारी सेंटर की गवर्नमेंट थी यहाँ, LG की गवर्नमेंट थी यहाँ, प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट थी यहाँ। तो 10 साल में, पिछले 10 साल में मुझे बताओ हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए यही हुआ कि 2-2.5 हज़ार माइग्रेंट क्वार्टर बनाए उन्होंने, जिन्होंने 2-2.5 हज़ार 6,000 की पैकिंग थी। तो उसमें से 2-2.5 हज़ार 3,000 तक भी मैं मानूंगा कि 3,000 तक भी हमारे कुछ क्वार्टर, मगर वो कब तक हैं? वो तब तक हैं जब तक वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनको ये बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होगा कि परमिट कोई सोल्यूशन हो जाए। अगर अब कोई भी सरकार आ जाएगी, अगर वो परमिट सोल्यूशन निकालेगी, लेकिन तब तक नहीं होगा। सरकार खाली पैसा दे सकता है, ज़मीन दे सकता है, क्वार्टर्स बना सकता है, लेकिन जब तक यहाँ के जो जितने भी लोकल धर्मगुरु हैं या पार्टियां हैं, जब तक एक प्लेटफार्म नहीं बनेगा एक कश्मीरी पंडित का, सरदार जी का, जितने भी यहाँ फिरके हैं, अगर एक प्लेटफार्म यहाँ बन जाएगा तो उसमें से वन टाइम सोल्यूशन निकालेंगे कि कश्मीरी पंडित अगर इधर आएगा तो वो कैसे बसेगा। कल मैं जमात के लीडर से मिली थी तो उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए और यहाँ पे डरे ना। ठीक है, उन्होंने ठीक बोला, उन्होंने गलत नहीं बोला है जमात इस्लामी के जो बोला है, लेकिन उनको बोलो फ्रंट में आ जाओ। जैसे वो पहले फ्रंट में आते थे, वो फ्रंट में आ जाओ तो वो बाहर नहीं आएंगे। किसी तंजीम के, हमारी तंजीम के साथ बातचीत नहीं करेंगे एक टेबल पर बैठ के, तो वन टाइम सोल्यूशन जब होगा तो फिर ठीक है। और दूसरा ये है कि जब तक गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगा यहाँ पर क्वार्टर परमिट के लिए, जो परमिट है, देखो अभी
3,000 के करीबन हमारे पीएम पैकेज वाले बच्चे जो हैं वो बेचारे रेंट ऊपर रह रहे हैं। 30,000 तनख्वाह लेने वाला 15,000 बेचारा रेंट दे रहा है। समझ गए ना आप बात? तो मुझे बताओ वो बेचारा कैसे ज़िंदगी बसर करेगा? हाँ, अगर अब गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले जाता, अभी ये बोलता है नेशनल आएगा तो वो करेगा, ये कश्मीरी पंडित के लिए कुछ करेगा। हमें ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं लगता है, क्योंकि 90 से आज तक 35 साल हो गए। 35 साल में हमारे लिए बोला गया बहुत, सेंटर से यहाँ तक, लेकिन ग्राउंड लेवल में कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ नाराज़गी है? अगर उन्होंने कुछ करना था तो 10 साल उनकी गवर्नमेंट अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए। अगर कुछ नहीं, अगर 5-5 मरले कहीं ज़मीन देते कश्मीरी पंडित के लिए और उसके लिए कुछ पैकेज भी देते, तो बोलते जाओ भाई बनाओ जहाँ मर्जी, जिसको जैसे मर्जी है बना दो, बैठो आराम से, मगर परमानेंट सोल्यूशन। जैसे इस बार अभी ये खबर सामने आ रही है कि पीओजे के वालों के लिए परमानेंट सोल्यूशन जो है सरकार सोच रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ठीक है, अगर उनके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसमें हमारी कोई दुविधा नहीं है कि मतलब हम क्यों नाराज़ हो जाएंगे, वो भी हमारे भाई है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के, जो हम यहाँ जन्म से रह रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए। नहीं तो बातें बोलते हैं, वोट जब आते हैं तो उस टाइम कश्मीरी पंडित उनको याद आता है। अच्छा, एक ये बात बताइए, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि कई पॉलिटिकल पार्टी से कश्मीरी पंडित जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लगभग 10 के आसपास इस बार चुनावों में खड़े हो रहे हैं, हवा कदल में भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का वोट जो है वो बट जाएगा? बट भी जाएगा और कोई कामयाबी नहीं हो जाएगा। वो उठे, कोई बात नहीं, हक सबको है कि मतलब उठे, फार्म भरे, आए फील्ड में आए, लेकिन फिर वो करें क्या? हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी फार्मेलिटी के लिए भरा है, फार्म भरा है, तो मगर मुझे लगता है उनका रिजल्ट ही 0 होगा, वो खाली वोट बटाने के लिए। हाँ, अगर एक मेंबर उठता, हो सकता है जीत जाता हो सकता है। सर, ये जो राज्य का दर्जा बार बार बात करने की, मांगने की बात हो रही है, आप लोगों का, कश्मीरी पंडितों का स्टैंड क्या है इस पे? क्या ये बहाल होना चाहिए या यूटी रहना चाहिए? नहीं, वो तो गवर्नमेंट की सोच है और यहाँ के पब्लिक की सोच है कि मतलब वो क्या चाहे, यहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहे। आप क्या चाहेंगे एज अ कश्मीरी पंडित? हमारे लिए तो हर वक्त मुसीबत ही मुसीबत है, चाहे कुछ भी हो, यूटी हो या कुछ भी हो, हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। हम जब सोल्यूशन देखेंगे, जब देखो कोई पार्टी ऐसे आए जो हमारे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले जाएगी कि इनको लाएंगे, फिर यूटी का कोई मतलब था। अब यूटी भी थी तो यूटी में भी उन्होंने क्या कर दिया सरकार ने हमारे। इससे अच्छा राज्य का दर्जा ही था। अब वो तो आगे ईश्वर जानता है, आगे कैसे गाड़ी इनकी दौड़ाएगी, कैसे कौन चलेगा, तो वो ईश्वर जानेंगे, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच सर।